हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हिंदी साहित्य के क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जो हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन आपको सामान्य हिंदी से भी मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको डेली इस चैनल पर नई वीडियोस मिलती हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होते हैं, जो कि आपकी तैयारी को अच्छी बनाने में, बेहतर बनाने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। और साथ ही आप इस टेस्ट के माध्यम से अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है और आप कितना सही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज का, निरर्थक का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। आपको निरर्थक शब्द का संधि विच्छेद बताना है कि निरर्थक का जो संधि विच्छेद है वह इनमें से क्या होगा। निधन अर्थक, निर्धन अर्थक, निर्धन सार्थक। आंसर बताना है राइट, और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्धन अर्थक। तो निरर्थक का जो सही संधि विच्छेद होता है वह होता है निर्धन अर्थक। ठीक है, निर्धन अर्थक बराबर निरर्थक, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है। आपको परमेश्वर में समास बताना है कि कौन सा समास है। ऑप्शन है अव्ययी भाव, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। परमेश्वर में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में क्या होता है, जो दो पद होते हैं उनमें से पहला पद प्रधान होता है, या उसकी विशेषता भी उसे कह सकते हैं, विशेषता होता है। जैसे परमेश्वर का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर। ठीक है, तो ईश्वर क्या है, ईश्वर की विशेषता है कि वो परम है। ठीक है, ये ईश्वर है, इसकी विशेषता है कि वह परम है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता है। द्विगु समास बिल्कुल स्पष्ट समास है, इसमें संख्यावाचक ही अधिकतर पाए जाते होते हैं, कि जहाँ संख्यावाचक होता है वहाँ द्विगु समास होता है। अव्ययी भाव वह है जहाँ अव्यय होते हैं, जैसे अव्यय वो होते हैं, अव्यय शब्द आपने शायद पढ़े होंगे, जिसमें कि आपका सेंटेंस है, अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें एक जैसे प्रतिदिन है तो इसमें संज्ञा के आधार पर या वचन के आधार पर बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर मान लो आप एक के लिए कह रहे हैं कि वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो प्रतिदिन ही रहेगा, यह एक अव्यय है। और अगर आप ये कहेंगे कि वे प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, तो प्रतिदिन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये अव्यय है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर आपका प्रतिदिन आ जाता है आपके पास, तो ये आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है, जिनमें कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप अव्यय के अकॉर्डिंग इनको कर सकते हैं। और बहुव्रीहि समास वह है जो कि आपको एक भिन्न अर्थ देता है, जैसे लंबोदर यानी कि लंबा है उधर जिसका, अर्थात कि गणेश। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, पीताम्बर, अंबर का मतलब कपड़ा होता है। ठीक है, अंबर जो है एक पर्यायवाची शब्द भी है कपड़े का, तो पीताम्बर का हो गया पीला है अंबर जिसका, अर्थात कि पीताम्बर। ठीक है, तो वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वह एक अलग अर्थ देते हैं। अगला है, प्रतिदिन अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा योजक चिन्ह है। अब देखिए आपसे चिन्ह पूछे गए हैं, योजक चिन्ह की बात कही गई है कि इनमें से कौन सा है जो कि योजक चिन्ह है। ठीक है, ए वाला है, बी है, सी है या फिर डी है। आपको योजक चिन्ह बताना है, किस चिन्ह को आप योजक चिन्ह कहेंगे। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। जो पहला वाला साइन है, ये जो साइन है इसे योजक चिन्ह कहते हैं। ये कहाँ पर होता है, जैसे कभी हम लिखते हैं सुख और दुख, लिखते हैं ना, सुख दुख, तो बीच में ये आता है ऐसे, ये क्या है, योजक चिन्ह है। ठीक है, और ये जो इस प्रकार का साइन होता है ये क्या होता है, आप इसे कमेंट में कीजिएगा कि ये कौन सा साइन है, ये किस चीज़ का चिन्ह है और यह किस चीज़ का चिन्ह है। ठीक है, जैसे इसका नाम योजक चिन्ह है तो अर्ध विराम होता है, अल्प विराम होता है, पूर्ण विराम होता है और संबोधन चिन्ह होते हैं। ये सारे चिन्ह आपको पता होने चाहिए कि कौन सा किस प्रकार का चिन्ह होता है। अभी क्वेश्चन जैसे मैंने इस प्रकार लिखा है, कभी आपका क्वेश्चन इस प्रकार भी हो सकता है कि आपके लिए ऐसे एक बना दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसे क्या कहते हैं या कौन सा चिन्ह कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
निम्न में कौन सा एक बहन का पर्यायवाची नहीं है? बहन शब्द का जो पर्यायवाची नहीं, आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपसे हाँ में पूछा जा रहा है या ना में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई 3 तो ऐसे हैं जो कि बहन के पर्यायवाची हैं और कोई एक है जो आपको बताना है कि वह बहन का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन में है भगिनी, सहोदरा, बांधवी और मनीषा। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, मनीषा। यह बहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके अतिरिक्त जो आपको शब्द दिए गए हैं भगिनी, सहोदरा और बांधवी, ये सारे बहन के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, पहले लिखे गए पत्र का स्मरण कराते हुए लिखा गया पत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? जब आपको पहले आपने कोई पत्र लिखा है और आपका उसका आप स्मरण कराते हुए दूसरा पत्र लिख रहे हैं, तो आप उस पत्र को क्या कहेंगे? अनुयायी कहते हैं, अनुरक्त कहते हैं, अंगत कहते हैं या फिर अनुस्मारक कहते हैं? पहले से लिखे गए पत्र को स्मरण कराते हुए जब पत्र लिखा जाता है तो उसे क्या कहेंगे? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, अनुस्मारक कहा जाता है। जब पहले से लिखे गए पत्र को स्मरण कराते हुए दूसरा पत्र लिखा जाता है तो उसे कहा जाता है अनुस्मारक। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जो मृत्यु के समीप हो के लिए एक शब्द है। जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आसन्न मृत्यु, मृत्युपास, मृत्युप्रांत या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आसन्न मृत्यु। जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए एक शब्द है आसन्न मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, नैषधीय चरितम किस विधा की रचना है? नैषधीय चरितम की विधा बतानी है कि ये कौन सी विधा की रचना है। नैषधीय चरितम उपन्यास है, महाकाव्य है, नाटक है या फिर कहानी है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, नैषधीय चरितम महाकाव्य विधा की रचना है। यह एक महाकाव्य है नैषधीय चरितम। अगला प्रश्न है, हृदय दर्पण के लेखक कौन है? हृदय दर्पण रचना का नाम है हृदय दर्पण और इसके लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है भट्टनायक, कंकट, शैलेंद्र, भोजराज। हृदय दर्पण के लेखक कौन है? राइट आंसर है भट्ट नायक। हृदय दर्पण के लेखक हैं भट्ट नायक। राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, काव्यदर्श के लेखक कौन हैं? काव्यदर्श के लेखक बताने हैं कि किसके द्वारा काव्यादर्श की रचना की गई है। ऑप्शन है माघ, श्रीहर्ष, दंडी, आचार्य विश्वनाथ। और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, दंडी की रचना है काव्यादर्श। काव्यादर्श रचना के लेखक हैं दंडी। अगला प्रश्न है, बाल रामायण की रचना किसने की है? बाल रामायण किसकी रचना है? बाल रामायण की रचना किसके द्वारा की गई? भरत मुनि, जयदेव, राजशेखर। ऑप्शन में है भरत मुनि, जयदेव, राजशेखर। किसके द्वारा बाल रामायण की रचना की गई? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, राजशेखर की रचना है बाल रामायण। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा स्वर संवृत स्वर का उदाहरण है? कौन सा स्वर है जो कि संवृत स्वर कहलाता है? अ, आ, ई। इनमें से कौन सा है जो कि संवृत स्वर कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ई को संवृत स्वर कहते हैं। तो आपको ई में भी ध्यान देना है। ये कौन सा ई है? बड़ी ई। ठीक है, बड़ी ई जो है यह संवृत स्वर कहलाता है और इसके अतिरिक्त बड़ी ई और बड़ा ऊ ये दोनों संवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बड़ी ई के साथ बड़ा ऊ भी संवृत स्वर ही कहलाता है। अगला प्रश्न है, तुलसी चंदन घिसे। तुलसी चंदन घिसे यह रचना का नाम है। तुलसी चंदन घिसे यह किसकी रचना है? ऑप्शन है रामरक्ष बेनीपुरी, हरिशंकर परसाई, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद्र।
राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई की रचना है तुलसी चंदन घिसे। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आपको इसकी विधा बतानी है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। कहानी है, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा। राइट आंसर ऑप्शन जी है, आत्मकथा विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की है रचना है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो नीड़ का निर्माण है, यह आत्मकथा किसकी है? किसकी आत्मकथा है? यह आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, यह आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। यह आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। 4 भाग थे इनकी आत्मकथा के, तो उनमें से एक भाग है नीड़ का निर्माण फिर। अगला क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब किसकी रचना है? बड़े भाई साहब किसकी रचना है? बड़े भाई साहब की रचनाकार का नाम बताना है। प्रेमचंद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र की रचना है बड़े भाई साहब। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है, प्रेमचंद्र की रचना है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी भी इनकी एक रचना है, काफ़ी प्रसिद्ध है, मंगलसूत्र है। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस रचना में छायावादी शब्दावली का निषेध हुआ है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी रचना है जिसमें कि छायावादी शब्दावली का निषेध हुआ है? जैसा कि आपको पता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि हैं, लेकिन इस रचना में इनका छायावादी शब्दावली का जो है निषेध हुआ है, यानी कि छायावादी शब्दावली का प्रयोग नहीं है इसमें। ऑप्शन है सुकुल की बीवी, सखी, अनामिका और कुकुरमुत्ता। देखिए, छायावादी वैसे तो सूर्यकांत त्रिपाठी को छायावादी कवि माना जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त इनकी रचना प्रगतिवाद में भी पढ़ती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अच्छा सॉरी, इसका आंसर है कुकुरमुत्ता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है जिसमें छायावादी शब्दावली का निषेध है, वह है कुकुरमुत्ता। तो कुकुरमुत्ता है जो कि छायावादी शब्दावली का निषेध है, अर्थात यह प्रगतिवाद से संबंधित रचना है। कुछ कवि ऐसे हैं जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और सुमित्रानंदन पंत जी हैं, इनकी रचनाएं छायावाद और प्रगतिवाद दोनों में ही पड़ती हैं। कुछ रचनाएं इनकी प्रगतिवादी हैं और कुछ रचनाएं इनकी छायावादी हैं। मुख्यतः इनको निराला को भी और पंत को भी छायावादी कवि ही माना जाता है, क्योंकि अधिकतर रचनाएं छायावाद में पड़ती हैं। कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो कि प्रगतिवाद से संबंधित है, उनमें से एक रचना कुकुरमुत्ता भी है जो कि प्रगतिवाद से संबंधित रचना है। अगला प्रश्न है, रेखा निम्न में से किस रचना की पात्र है? आपको बताना है कि जो रेखा है यह किस रचना की पात्र है। रेखा किस रचना की पात्र है? मैला आंचल, नदी के द्वीप, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। नदी के द्वीप हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना के पात्र हैं रेखा। राइट आंसर है नदी के द्वीप, ऑप्शन बी। रेखा जो पात्र है वह है नदी के द्वीप रचना की, नदी के द्वीप रचना की पात्र है रेखा। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, रमाशंकर शुक्ल रसाल, रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो कब यह पुरस्कार इनको दिया गया था? जैसे क्वेश्चन आपका यहाँ पर अभी पूछा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। क्वेश्चन कभी इस प्रकार भी हो सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के कहीं से भी किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, जबकि उसका आंसर एक ही है, मतलब क्वेश्चन और आंसर रिलेटेड हैं। जैसे अभी आपका यहाँ पर क्वेश्चन में आ गया, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया,
तो कभी यह भी हो सकता है कि किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, या क्वेश्चन यह भी हो सकता है कि उर्वशी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन है जो कि अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार के लिए हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार दिया गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा गया है कि रचना है कितनी नावों में कितनी बार। इसके लिए हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को पुरस्कार दिया गया, पर वह कौन सा पुरस्कार दिया गया यह आपको बताना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। देखिए आप इस आंसर को ऐसे भी याद कर सकते हैं ना कि आप उसे किसी चीज़ से रिलेट कर लीजिए। जैसे इसमें ज्ञानपीठ कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में अगर कितनी बार आदमी बैठ गया है तो उसे क्या मिलेगा, उससे ज्ञान मिलेगा, अलग अलग प्रकार का ज्ञान मिलेगा। तो इसलिए इनको क्या मिला, इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, आप इसे इस प्रकार भी रिलेट कर याद कर सकते हैं कि वो अगर कितनी नावों में कितनी बार अगर बैठ चुके हैं हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, तो इसके लिए इससे उनको क्या हुआ, ज्ञान मिल गया और उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया। कब मिला, 1978 में। इसका वर्ष भी आपको लिख के दिया गया है कि 1978 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब देखिए इनको एक रचना ऐसी है जिसमें इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। तो आप कमेंट कीजिएगा कि इनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और आगे किसी टेस्ट सीरीज में इस क्वेश्चन को मैं ज़रूर लाऊंगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया और किस रचना के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, ग्रामिया निम्न में से किसकी रचना है। ग्रामिया के लेखक का नाम बताना है। जो ग्रामिया रचना है यह किसकी रचना है। हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ग्रामिया किसकी रचना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत की रचना है ग्रामिया। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है, सुमित्रानंदन पंत। मेघदूत एक पुरानी कहानी के लेखक कौन है। रचना का नाम है मेघदूत एक पुरानी कहानी। इसके लेखक बताने हैं कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, कमलेश्वर, गिरिजा कुमार माथुर। मेघदूत एक पुरानी कहानी के लेखक का नाम बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है मेघदूत एक पुरानी कहानी। ऑप्शन ए राइट आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है मेघदूत एक पुरानी कहानी। अगला प्रश्न है, आज के अतीत किसकी आत्मकथा है। आज के अतीत आत्मकथा विधा की रचना है। तो किसकी आत्मकथा है। रविंद्र कालिया, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, शिव प्रसाद। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, भीष्म साहनी। आज के अतीत जो रचना है यह भीष्म साहनी की रचना है। आज के अतीत रचना है भीष्म साहनी की। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भीतर गुड़िया किसकी रचना है। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी रचना है। मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा, पद्मा सचदेव, निराला। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, मैत्रेयी पुष्पा की रचना है गुड़िया भीतर गुड़िया। यहाँ पर मैत्रेयी लिखा है तो ये मैत्रेयी नहीं है, यह है मैत्रेयी। ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा है। अगला प्रश्न है, वामा किसका पर्यायवाची शब्द है। वामा किसका पर्यायवाची शब्द है। नारी, पत्नी, नाव, नदी। राइट आंसर है ऑप्शन
ए नारी का पर्यायवाची शब्द होता है वामा। वामा जो है यह नारी का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे के रचनाकार कौन है? रचना का नाम है बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे। इसके रचनाकार बताने हैं लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, लक्ष्मीकांत वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। राइट आंसर है राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे के रचनाकार हैं राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, अपना अपना जूता किसकी रचना है? अपना अपना जूता किसकी रचना है? लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश मेहता, नरेंद्र मोहन, उदय शंकर भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मीकांत वर्मा। अपना अपना जूता लक्ष्मीकांत वर्मा, यानी कि जिसके पास जैसी लक्ष्मी होगी उसी के हिसाब से उसका जूता होगा, महंगा होगा, सस्ता होगा, फटा होगा या अच्छा होगा। ठीक है, आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तिपथ के लेखक कौन है? मुक्तिपथ रचना का नाम है मुक्तिपथ। इसके लेखक बताने हैं कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुरेंद्र वर्मा, उदय शंकर भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उदय शंकर भट्ट की रचना है मुक्तिपथ। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव के रचनाकार कौन है? रचना का नाम है कौमुदी महोत्सव। इसके रचनाकार कौन है बताने हैं? रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, सत्येंद्र, धर्मवीर भारती। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा की रचना है कौमुदी महोत्सव। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है, कौमुदी महोत्सव रामकुमार वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ किसकी रचना है? सिपाही की माँ किसकी रचना है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए मोहन राकेश की रचना है सिपाही की माँ। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन किसकी रचना है? महाकवि माघ का प्रभात वर्णन यह किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर प्रसाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। अगला प्रश्न है, आंगन के पंछी के लेखक कौन है? आंगन के पंछी रचना का नाम है, इसके लेखक बताने हैं कि कौन है? हरिशंकर प्रसाई, बाबू गुलाब राय, विद्यानिवास मिश्र, महादेवी वर्मा। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र। आंगन के पंछी के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नया साहित्य नए प्रश्न किसकी रचना है? नया साहित्य नए प्रश्न किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा। नया साहित्य नए प्रश्न। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है नया साहित्य नए प्रश्न। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना भगवती चरण वर्मा की नहीं है? फिर आपको ध्यान देना है नहीं में कि जो रचना भगवती चरण वर्मा की नहीं है वह आपको बतानी है। सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, प्रश्न और मरीचिका, गीत कुंज।
राइट आंसर ऑप्शन डी है। गीत कुंज जो है यह भगवती चरण वर्मा की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त जो रचनाएं दी गई हैं, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, प्रश्न और मरीचिका, यह तीनों रचनाएं भगवती चरण वर्मा की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, गीत कुंज किसकी रचना है? गीत कुंज किसकी रचना है? मुक्तिबोध, त्रिलोचन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कमलेश्वर। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है गीत कुंज। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस का शिष्य के लेखक कौन है? रचना का नाम है ब्रह्म राक्षस का शिष्य। ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, फणीश्वर नाथ रेणु, रामरक्ष बेनीपुरी, त्रिलोचन। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है ब्रह्म राक्षस का शिष्य। ऑप्शन ए राइट आंसर है, गजानन माधव मुक्तिबोध। निम्न में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? कौन सी रचना है जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? नहीं वाली बतानी है। ठुमरी, पंचलाइट, पुरानी कहानी नया पाठ, सरजू भैया। राइट आंसर ऑप्शन डी है, सरजू भैया। यह फणीश्वर नाथ रेणु की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त ठुमरी, पंचलाइट, नया, पुरानी कहानी नया पाठ, यह रचनाएं फणीश्वर नाथ रेणु की हैं। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, पुरानी कहानी नया पाठ। यह सरजू भैया है ऑप्शन डी, यह की इनकी रचना नहीं है फणीश्वर नाथ रेणु की। अगला प्रश्न है, सरजू भैया के लेखक कौन हैं? सरजू भैया के लेखक कौन हैं? रामरक्ष बेनीपुरी, तस्लीमा नसरीन, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती। राइट आंसर है रामरक्ष बेनीपुरी सरजू भैया के लेखक हैं। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है, रामरक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन है, कमलेश्वर की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित हुई? कमलेश्वर ने अपनी आत्मकथा लिखी और वह कितने भागों में प्रकाशित हुई? 2, 4, 6, 8। राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। कमलेश्वर की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई है। कमलेश्वर की आत्मकथा के 4 भागों में से निम्न में से कौन सी एक सम्मिलित नहीं है? अब देखिए 4 भागों में प्रकाशित हुई, तो उन 4 भागों का आप नाम देख लीजिए यहाँ पर। मतलब कि 3 भागों के नाम दिए गए हैं, एक ऐसा है जो कि उसमें सम्मिलित नहीं है, चौथा वाला भाग। तो कौन सा है जो नहीं है? गर्दिश के दिन, जो मैंने जिया, यादों का चिराग, निर्वासन। इसमें कौन सा है जो कि इनकी आत्मकथा नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्वासन। ऑप्शन डी राइट आंसर है, निर्वासन। 4 भाग थे इनकी आत्मकथा के, तो 4 भागों में से पहला भाग है, दूसरा भाग है, तीसरा भाग है। और जो इनकी आत्मकथा का चौथा भाग था वह था जलती हुई नदी। ये आपको दिया है, जलती हुई नदी इनकी आत्मकथा का चौथा भाग था, जलती हुई नदी। गर्दिश के दिन, जो मैंने जिया, यादों का चिराग और जलती हुई नदी। निर्वासन निम्न में से किस विधा की रचना है? निर्वासन की विधा बतानी है, कौन सी विधा की रचना है निर्वासन? कहानी, आत्मकथा, डायरी, यात्रा वृत्तांत। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, आत्मकथा विधा की रचना है निर्वासन। ऑप्शन बी राइट आंसर है, आत्मकथा है यह एक। निर्वासन निम्न में से किसकी आत्मकथा है? अब आत्मकथा तो है, तो किसकी आत्मकथा है? रामरक्ष बेनीपुरी की, मृदुला गर्ग की, तस्लीमा नसरीन की, या मैत्रेयी पुष्पा की? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा थी निर्वासन। ऑप्शन सी राइट आंसर है, तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित हुई?
तस्लीमा नसरीन ने अपनी आत्मकथा लिखी थी और इसके कितने भाग थे, कितने भागों में इसका प्रकाशन हुआ? 4, 5, 7, 10। राइट आंसर है ऑप्शन सी। तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा के 7 भाग थे, 7 भागों में इसका प्रकाशन हुआ, जिनमें से निर्वासन एक भाग है, इनकी आत्मकथा का ही एक भाग है। अल्मोड़ा का बाजार निम्न में से किसकी रचना है? अल्मोड़ा का बाजार किसकी रचना है? हिरानंद वात्स्यायन, प्रकाश चंद्र गुप्त, रविंद्र कालिया, धर्मवीर भारती। अल्मोड़ा का बाजार। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, प्रकाश चंद्र गुप्त। अल्मोड़ा का बाजार रचना है प्रकाश चंद्र गुप्त की। मेरे असहयोग के साथी किसकी रचना है? मेरे असहयोग के साथी किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, इला चंद्र जोशी। 2 बार रामविलास शर्मा का नाम आ चुका है, तो राइट आंसर देखना है। मेरे असहयोग के साथी रचना का नाम की जो लेखक हैं वह हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन की रचना है मेरे असहयोग के साथी। इनकी एक रचना का नाम है जिनका मैं कृतार्थ हूँ, एक ऐसी रचना का नाम भी है इनका, जिनका मैं कृतार्थ हूँ, और एक असहयोग की साथी हैं जो राहुल सांकृत्यायन की रचना है। अगला क्वेश्चन है, आस्था और सौंदर्य की रचनाकार कौन है? रचना का नाम है आस्था और सौंदर्य। ऑप्शन है रामनरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा की रचना है आस्था और सौंदर्य। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चांद और टूटे हुए लोग किसकी कहानी है? रचना कहानी विधा की है। चांद और टूटे हुए लोग किसके द्वारा लिखी गई है? धर्मवीर भारती, रामचरित उपाध्याय, राजेंद्र यादव, मुक्तिबोध। राइट आंसर है धर्मवीर भारती की रचना है चांद और टूटे हुए लोग। धर्मवीर भारती की रचना है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रांगे राघव ने हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना है? क्वेश्चन पूछा गया है रांगे राघव के अनुसार हिंदी का पहला एकांकी कौन सा है? कारवां, चारुमित्र, एक घूंट, बादल की मृत्यु। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कारवां। रांगे राघव ने भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की रचना है यह कारवां। इसे हिंदी का पहला एकांकी माना है, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की रचना। और वैसे मानी जाती है एक घूंट जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसे हिंदी की प्रथम एकांकी माना गया है। अगला प्रश्न है, भस्मांकुर प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? भस्मांकुर प्रबंध काव्य विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है? कमलेश्वर, नागार्जुन, रविंद्र कालिया, राजेंद्र यादव। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागार्जुन। भस्मांकुर के लेखक हैं नागार्जुन। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना अपूर्ण रचना है? अपूर्ण मतलब कि जो पूरी नहीं लिखी गई है, कौन सी है? अपूर्ण है। नशा, प्रथम आयाम, चमेली, आत्मचेतस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चमेली। ऑप्शन सी चमेली यह एक अपूर्ण रचना है और यह रचना इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी की अपूर्ण रचना थी यह। क्वेश्चन कभी आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि निराला जी की इन कौन सी रचना अपूर्ण रह गई थी, तो आप उसमें आंसर चमेली बता सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।